नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न के द्वादश भावों में चंद्रमा क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने धनु लग्न तक चंद्रमा का प्रभाव जान लिया है और इसी प्रकार से हमने सूर्य के प्रभाव की प्लेलिस्ट रिकॉर्ड की हुई है। तो अगर आपने सूर्य की प्लेलिस्ट नहीं देखी, आप देखना चाहते तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको उसी ऑर्डर में मेष से लेकर मीन लग्न तक के सारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और हमारा ये मकसद है कि हम अपने चैनल में आपको डिटेल स्टडी दें, सभी लग्नों के अलग अलग भावों में क्या फल देगा। इसको हमने शुरू से शुरू किया और केतु तक आगे लेकर जाएंगे, और ताकि जब आप भृगु सरल पद्धति को कहीं अप्लाई करें, चाहे वो पराशरी पद्धति में अप्लाई करें, और चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ प्रेडिक्शन आपकी कुछ ऐसी अटक रही हैं, उसकी भी पुष्टि ये कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अभी वो चीज़ करने का प्रयास किया है जो साधारणतः आपको यूट्यूब के दूसरे चैनलों में अवेलेबल नहीं होगा। और तो हमने इसको बड़ा लंबा समय देकर आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया कि इस लग्न में चंद्रमा यहाँ किस प्रकार से अंतर करता है, और ये आपको गोचर देखने में मदद करेगा। जब कोई भी आप करंट का देखना चाहते हैं, ये सिर्फ लगन कुंडली के लिए नहीं कि आपके अपने जीवन के लिए लगेगा। जब आप कोई ट्रांजिट देखना चाह रहे हैं कि कोई चंद्रमा यहाँ से निकल रहा है, इस लगन की कुंडली बनी है, चंद्रमा इस भाव में आ रहा है, तो उसका क्या रिलेवेंस बन सकता है, वो तभी संभव होगा जब हम इन लग्नों को सेपरेट डिस्कस करेंगे प्लैनेट के साथ। अगर हम हौच पौच कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में, और जब कभी भी हमें समय मिलता है, आप लोगों के मोटिवेशन के कारण ये संभव हो पाता है कि आप लोगों के अच्छे कमेंट्स, सुझाव हम मिलते रहते हैं। इसी कारण से अपने बिजी शेड्यूल में जब कभी समय मिलता है तो हम क्लास ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए चलते हैं मकर लग्न के भावों को समझने के लिए। तो पहला ये भाव क्या है? आपका लग्न भाव, और इसे बेहद शुभ भाव कहा जाता है। और आप जानते हैं इसको क्यों शुभ भाव कहा जाता है? क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध अपने आप से है। हमारे जीवन में कुछ है, नहीं है, ज़्यादा है, कम है, इस सब का एहसास कौन करेगा? लग्न करेगा, मैं करूँगा। क्लियर हो गया? मेरी पर्सनैलिटी, ये सब लग्न तय करेगा। तो अब मकर लग्न के बारे में बेसिक्स आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि मकर लग्न वालों की इंटेंशन क्या होती है, सोच कैसी रहती है इन लोगों की। अगर आपको इनकी इंटेंशन पता है तो आगे आप इसमें कुछ भी किसी प्लैनेट के रिलेवेंस को समझाना चाहे तो समझा सकते हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, फ़ायदा या नुकसान। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि मकर लग्न का व्यक्तित्व चाहता क्या है, देखिए मकर लग्न का जो अगला हिस्सा है वो है एक चतुष्पद, एक प्रकार का हिरन है जो कुछ मेष के जैसे लगता है। क्लियर हो गया? और इसका पिछला हिस्सा है जो एक मगरमच्छ का हिस्सा है जो जलचर है। तो इस कारण से ये प्रथम दृष्टा आपको बहुत एग्रेसिव लगेगा। हालांकि एग्रेसिव जो है वो तो एरीज ही है, मेष, लेकिन फिर भी मंगल को इसका ये रूप बड़ा पसंद है। क्लियर हो गया? इसीलिए मकर में मंगल एक्सेल्ड कर जाते हैं, यानी अपनी राशियों से भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में अपने आप को पाते हैं मंगल मकर में। क्लियर हो गया? तो ये बात बड़ी ही अजीब सी है कि क्योंकि मंगल और शनि में एक विरोधाभास है, उसके बावजूद भी मतलब कुछ ऐसा सही है कि कोई घर हमारे मित्र की हैसियत से नहीं भी आ रहा, हमारे घर में आता है और वो हमारे घर में एंजॉय करता है। हालांकि हमारे मन में अलग एक उसके लिए प्रति कटाक्ष है कि भाई क्यों आया है ये, फिर भी वो एंजॉय करता है। इस प्रकार का कुछ मकर लग्न में होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका रूप देखकर आपको लगेगा कि ये काफ़ी एग्रेसिव है और चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ों को जब एंड करते हैं तो बहुत ही पोलाइटली लेकर जाते हैं। तो ये मिक्सिंग दिखाई देती है मकर लग्न में। श्रम रोजगार का काल पुरुष की कुंडली में 10वां नंबर अलॉट किया गया। अलॉटमेंट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट हमारे जीवन में बिना किसी कार्य के कर्म ही पूजा है, ये वाक्य रहता है 10वीं राशि, यानी जब काल पुरुष की कुंडली से गिनते हैं मेष लग्न से, तो वो ही बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी एक प्री इमेज लेकर चलनी है आपको कि ये लोग अपने कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? अपने ड्यूटी को लेकर सजग, इनका मतलब उनकी टेंडेंसी है वो। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लीजिए शनि खराब स्थिति में है तो वो जानता है कि ये मेरी टेंडेंसी है, बावजूद इसके वो
इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, समाज में इसको यश मिलना चाहिए था, अपयश मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है। व्यक्ति कोई कर्तव्य परायण है, अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको यश नहीं अपयश मिल रहा है, वो कौन तय कर रहा है? इस घर का मालिक, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन जो फेज़ है, जो हमारा स्पैम है, क्योंकि रिजल्टेंट की आवश्यकता हमें 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 2 साल के बाद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा इन बिटवीन में, जैसे हो सकता है कि हमारे स्कूल कॉलेज में सेशनल टेस्ट चल रहे हैं, सब में पास, आनंद बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो फाइनल पेपर है उसी से तय होगा कि वो पास है या फेल है। तो फाइनल रिजल्ट हमेशा किसी घर के मालिक के पास से तय होता है। लेकिन जो सेशनल टेस्ट में कैसा रह रहा है, हालांकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो भी हमें फेस करना पड़ता है। अगर सेशनल में हम फेल होते रहेंगे तो हम वैसे डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे ग्रहों की तालमेल, इस घर में अच्छे ग्रहों की तालमेल उस रिजल्ट में, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उसको जो लाइफ स्पैम है उसका जो समय अंतराल है, उसको बड़े अच्छे से उपभोग कर सकता है व्यक्ति दी, चाहे अंततोगत्वा रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उस समय को कभी भी कष्टपूर्ण नहीं गुजारेगा अगर इस घर में बैठे ग्रह अच्छी स्थिति में है। तो आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। घर का मालिक रिजल्ट तय करता है, घर में नज़र और घर में बैठे जो ग्रह हैं वो इन बिटवीन कैसा रहेगा समय, वो बताते हैं। तो देखिए, अब इन बिटवीन के लिए अब यहाँ चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पूरी तरह अपने ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया। और मैंने बताया वैसे भी इस प्रकार की कुंडलियाँ एडवांटेज पोजीशन में चली जाती है जिनका लग्न और राशि सेम हो, लेकिन आगे एक लाइन और भी है, बशर्ते लग्न और राशि अधिपति भी अच्छी स्थिति में हो। देखो, अब इनका मन मस्तिष्क पूरा अपने ऊपर ही रहेगा, किसी और से ज़्यादा विचार करने की अपेक्षा या अपने आप से विचार करना, अपने आप को प्रेफरेंस देना, ऐसा व्यक्तित्व, हालांकि समाज में इसको कई बार स्वार्थी भी कह देते हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि जब हम योग के, मेडिटेशन के परम चोटी को पाना चाहते हैं, या कह सकते हैं उसके पीक को पाना चाहते हैं, उस समय में संसार की सभी विधाओं को त्याग कर सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो जो ये लोगों की बनाई हुई परिभाषा है स्वार्थ की, वो गलत हो सकती है। स्वार्थ की करेक्ट डेफिनेशन समझनी ज़रूरी होगी। स्वार्थ का मतलब होता है अपना सही हित। अपना सही हित का मतलब क्या होगा? हम किसी की पीठ पीछे भी उसकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो ईश्वरीय तत्व है। हमको जिसने बनाया, ईश्वर ने उसको भी बनाया है। तो जब ये व्यक्ति समझ जाता है तो ये एक सच्चा स्वार्थ होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? व्यक्ति, आप शायद उपनिषद आपने नहीं पढ़ा है या जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, उपनिषद साफ साफ ये बात कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस प्रेम को समझना होगा। क्लियर? क्योंकि जिसने हमको बनाया है उसी ने दूसरे को भी बनाया है। क्लियर हो गया? तो अगर दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आजकल का स्वार्थ जो दिखाई देता है। लेकिन जो परम स्वार्थ है वो क्या कहता है कि जिसने मुझे बनाया वो भी वही, जिसने तुझे बनाया वो भी वही, मैं अपना भी भला करूंगा, तेरा भी भला करूंगा। मैंने इन अनकंडीशनल ट्रुथ, अनकंडीशनल बेनिफिट देगा अपने को भी, दूसरे को भी। ये भी एक स्वार्थ है, लेकिन ये परम अवस्था में चला जाएगा, फर्स्ट क्लास कैटेगरी का स्वार्थ है। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों को अगर ग्रह, जैसे मान लीजिए घर का जो मालिक शनि है वो गुरु जैसे प्लैनेट से अफेक्टेड हो जाए, तो उसका जो स्वार्थ होगा वो उस पीक तक पहुंच जाएगा जहां ईश्वर को पाना बहुत सरल हो जाएगा। क्लियर? और अगर वही शनि कहीं राहु केतु से अफेक्टेड हो जाए तो फिर उसका स्वार्थ सिर्फ अपने लिए होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर अपना, यहाँ पर एक लिमिटेड दायरा है। जब अपना दायरा अनलिमिटेड हो जाता है तो व्यक्ति का स्वार्थी होना भी संसार के लिए स्वार्थी हो जाता है। माने स्वार्थ में जग हित आ जाता है, और लेकिन जब स्वार्थ में सिर्फ अपना हित आता है वो गड़बड़ आ जाता है, क्योंकि हम जब जग से अलग नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप स्वार्थ की डेफिनेशन को करेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो वही मैं आपको बता रहा था कि कई बार प्रथम दृष्टा लोग ऐसे व्यक्तियों को स्वार्थी समझ लेते हैं, जो सांसारिक रूप से स्वार्थी कहा जाता है। लेकिन अगर शनि अच्छे ग्रहों से इफेक्टेड है तो ये स्वार्थ उसके लिए नहीं, पूरे संसार की भावना में, यानी अपना हित। और अपना मतलब क्या? अपना यानी पूरा संसार अपना है, उस सबका स्वार्थ। क्लियर हो गया?
तो ये शब्द डेफिनेशन करेक्ट कीजिए, अच्छे से जानिए इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ चंद्रमा बैठा है तो उसका मतलब मन के बारे में विचार करेगा, अपने बारे में विचार करेगा। विरोधाभास जो दिखाई देता वो ये है, ये जो घर है वो शनि का है। देखो ये द्वंद्व एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि अगर इस घर में बैठकर एकदम शांत आदमी हो जाए तो फिर हो सकता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने पर विचार ही ना करे। इसीलिए शनि और चंद्रमा का जो मिलन है, अगर वो अच्छे अंशों में हो रहा है, अच्छे घरों में हो रहा है, तो ये मिलन आपको जागृति की तरफ, मोक्षा की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा का मिलन गलत अंशों में, गलत डिग्री में, गलत हाउसेज में हो रहा है और गलत प्लैनेट उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ये आपको इल्यूजन दे सकता है, भ्रम दे सकता है, बाधाएं ऐसी लगती हैं, ऊपरी बाधाएं ऐसा लगने लग जाता है। क्लियर हो गया? जैसे कई कुंडलियाँ हमने विचार किया तो उनमें व्यक्तियों कहता है कि हमें भूत प्रेत पिशाच इस प्रकार की चीज़ों सपने में दिखाई देती है, नज़र आती हैं। ये भी चंद्रमा और शनि के मिलन से होता है। लेकिन अगर चंद्रमा बली हैं, शनि भी ताकतवर हैं, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, स्पेशली तब जब चंद्रमा डोमिनेट कर जाए। क्लियर हो गया? ज़्यादा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो चंद्रमा उनके रंग में रंग जाए अगर, तो फिर शनि अपना जो, माने शनि तो आपको पता है न्याय प्रिय हैं वैसे, लेकिन अगर शनि भी कहीं पापग्रस्त हैं, शनि पर राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि या उनका कंजंक्शन है, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंजंक्शन, वो भी हमें समझना पड़ेगा। कई बार प्लैनेट्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंजंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए शनि की डिग्री है 1 डिग्री, क्लियर हो गया? 1 डिग्री। चंद्रमा की डिग्री है 18 डिग्री। तो शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं। चंद्रमा बहुत मैच्योर है, शनि सिर्फ 1 डिग्री में। जरा समझिए जरा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे आपको डिग्री कंजेंट जो इकट्ठे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए शनि है 1 डिग्री में और चंद्रमा है किसी के 18 डिग्री, तो चंद्रमा बहुत मैच्योर है, यहीं बैठे हुए इसी घर में, तो ये अच्छा फल देगा। कारण क्या है, शनि ने चंद्रमा पर प्रभाव जरूर डाला है, लेकिन डोमिनेट मैच्योर कौन है? चंद्रमा मैच्योर है। क्लियर हो गया? और शनि का जो मूल स्वभाव है वो एक वृद्ध का है। तो अगर वृद्ध व्यक्ति जो मूलतः वृद्ध स्वभाव का ही है, अगर वो पहली स्टेज में है, तो फिर वो बेमतलब के डिप्लोमेसी नहीं लाएगा, अपने स्वभाव की जो हार्शनेस है, कड़वाहट है, वो नहीं अभी बनी है, पनपी नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम तब आ सकती है, जैसे मान लीजिए राहु है, राहु इनसे एक घर आगे या पीछे हो और इनकी डिग्री को बिल्कुल नज़दीक से पकड़ रहे हो। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है और कोई ऐसा प्लैनेट जिसकी डिग्री 29 डिग्री है, वो जस्ट क्रॉस करने ही वाला था। क्लियर? मान ले बकरी है तो ये वहाँ से यहाँ आने वाला था, यहाँ से या यहाँ से यहाँ आने वाला, तो यानी जस्ट एंटर करने वाला था। यानी इसको अप्रोच अगर करता है, वो शनि को अप्रोच करता है कोई गलत प्लैनेट, तो ये दोनों अलग अलग हाउसेज में होने के बावजूद भी इनडायरेक्ट एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते नजर आते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक घर होकर भी इनके बीच में एक दूरी रहती है। क्लियर? शनि 1 डिग्री का है, चंद्रमा 18 डिग्री का है। तो आपको ये डिग्री पर भी विचार करना होगा। धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद डिग्री का सही अर्थ जान जाएंगे कि किस डिग्री पर किसी ग्रह का क्या प्रभाव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या रिजल्ट हम देखने को मिलता है सामने। क्लियर? तो ये भी विचारणीय विषय है कि चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन कई बार भ्रम पैदा करता है, अनावश्यक ऊपरी बाधाएं लगती हैं, और कई बार यही दैवीय गुण, मोक्षा, न्यायप्रियता, ये सब ले आता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखें कि शनि और चंद्रमा का विरोधाभास है, लेकिन एक पर्टिकुलर मतलब इसकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है इसकी अच्छाइयों की। अगर वो अच्छाइयाँ आ जाती हैं तो फिर ये व्यक्ति को विरोधाभास ही इसके मोक्ष का कारण बन जाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें और क्या क्या आप नोटिस कर सकते हैं व्यक्ति के, देखिए शनि जो है वो थोड़ा धीमा चलते हैं, या उनको आपको पता है शनिचर, उनको एक टांग से कमज़ोर माना जाए, ये कहें एक ही टांग वाला माना जाता है, उनके एक ही टांग है, लंगड़े भी कहे जाते हैं, धीमे धीमे चलने वाले। तो अगर ऐसी कुंडलियों में कहीं शनि बुरी अवस्था में हो
या 12वें घर में चले जाए लग्नाधिपति, तो ऐसे व्यक्ति के पैर में चोट का डर रहता है। या जब उस शनि की अंतर्दशा या महादशा चलेगी तो पैर में चोट लग जाएगी, क्योंकि पैर का भी वो कारक है 12वां भाव, और वो शनि भी पैर से संबंधित दे रहा है। तो इस बातों पर भी आपको विचार करना है। क्लियर हो गया कि किसी ग्रह का जो स्वरूप है, तो अब देखिए जरा, ये ग्रह का जो स्वरूप है वही आपकी पर्सनैलिटी पे निखरेगा। तो आप चार्मिंग पर्सनैलिटी क्यों हैं, इस प्रकार का जातक हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और आपके अंदर एक रौद्र और पोलाइट, बाद में पोलाइट होने का रीज़न वो कौन दे रहा है आपको? मकर लग्न दे रहा है आपको। ठीक हो गया? तो मकर लग्न भी है और इस व्यक्ति की मकर राशि भी है। ठीक हो गया? तो जब लग्न और राशि किसी की भी, ये ध्यान रखिएगा, किसी की भी राशि और लग्न एक होगा तो एडवांटेज उसको रूप में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। मन का स्वामी बैठा है यहाँ पर। क्लियर? तो जब कभी भी आप तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो ये अच्छा और अच्छा कब होता? अगर ये मित्र मानता। अब चंद्रमा तो सबको मित्र मानता है, लेकिन शनि चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं, तो वो एक विरोधाभास है। अब यहाँ से ये देख रहे हैं 7वें घर में, 7वां घर इनका खुद का घर है, तो ये बिजनेस को, व्यापार को लेके बड़े लालायित रहते हैं और व्यापार में भी इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करने का प्रयास करते हैं, जैसे जलीय चीज़ें, वाटर इंडस्ट्री, कोई इस प्रकार की जहाँ जल से संबंधित क्रियाएं होती हैं। क्लियर हो गया? तो खोजना है, कुछ जल में चाहिए, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग। ठीक है? ये मर्चेंट नेवी से भी आप इसका ताल्लुक जोड़ सकते हैं। कुछ शर्तें हैं कि शनि भी अच्छी स्थिति में, बिकॉज शनि क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठकर नजर डाल रहा है। क्लियर हो गया? व्यापार के घर में, तो शनि का भी कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना होगा। और इनका जो पार्टनर होगा, पार्टनर बहुत सुंदर होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कर्क। कर्क राशि, आपको पता है कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं खुद की राशि है, तो पार्टनर इससे स्वयं दृष्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सुंदर पार्टनर होगा। और चंद्रमा की जब कभी भी बात करते हैं तो हम अपने मूल जो हमारा मेष लग्न का है उसको भी ध्यान रखें। अब ये कौन सा भाव है? ये चौथा भाव है। क्लियर हो गया? और चौथा भाव सुख का कारक होता है, तो इसके विवाह के बाद इसको घर का भी सुख प्राप्त होगा। देखो, किसी चीज़ में आपको एडवांटेज देखने हैं और ज़्यादा, तो फिर आप जो फिलहाल कुंडली में है वो भी आपको देखना है। क्लियर हो गया? लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से भी कि कर्क यहाँ काल पुरुष की कुंडली में दिखाई देती है, तो एक प्री इमेज लेकर चलती है। तो अगर कर्क का जो मालिक है वो देख रहा है उसको चंद्रमा कहीं भी, तो उससे संबंधित चीज़ों को बढ़ाएगा। तो कर्क से संबंधित जैसे सुख है, अब सुख किस चीज़ से उसको मिलेंगे? यहाँ पर ये दे रहा है पत्नी से, और मकान विवाह के बाद एक सडनली आपको मकान वगैरह का गेन, वाहनों का गेन, या हो सकता है पत्नी पक्ष से वो चीज़ें आपको वहाँ मिलें, तो ये चीज़ें यहाँ पर उजागर होती हैं। क्लियर? याद रखिएगा, जब तक आप मेष लग्न के, जिसको काल पुरुष की कुंडली की प्री इमेज लेकर चलते हैं, वो नहीं सेट करेंगे, तब तक आपके प्रेडिक्शन में वो शार्पनेस नहीं आएगी। आप जब कभी भी डिकोड करें तो एक बार मेष लग्न में ये कौन सा घर है उसको जरूर देख ले। जैसे ये क्या है? वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि क्या है? एक छिद्र की बात करती है, एक छिपे हुए बिल की बात करती है, एक सीक्रेट की बात करती है, रहस्य की बात करती है, जो काल पुरुष की कुंडली का 8वां भाव है। तो उससे संबंधित चीजें आपको इस व्यक्ति के आय में देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो बिना काल पुरुष को कंपेयर किए आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं मकर लग्न के दूसरे भाव में। तो ये मकर लग्न का दूसरा भाव है, और इस भाव में किसका कारक है? ये भाव कारक है हमारे कुटुंब का, हमारी प्राइमरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, हमारे घर में जो हमारे नैतिक मूल्य बने। क्लियर? या हम कितने ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं, अपनी प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बातें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने जो कहा है उस पर मैं खरा उतरूंगा। ये दूसरे भाव से उसके नैतिक मूल्य जांचे जा सकते हैं, स्पेशली वाणी से रिलेटेड चीज़ें, वाणी की सिद्धियाँ, ये सब दूसरे भाव से। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए
कोई भविष्यवाणी वो तो करेगा ही, और भविष्यवाणी वो सटीक होंगी कि नहीं होंगी वो दूसरा भाव तय करता है। कई बार लोग, कई ऐसे भी ज्योतिषी हैं इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइमिंग जब किसी चीज़ को लेकर वो करते हैं तो टाइमिंग के बढ़िया ना होने के कारण उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी ज्योतिषी जब भविष्यवाणी करेगा तो भविष्यवाणी को सटीक ढंग से लागू करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें बाधाएं हैं, इनमें क्या दिक्कतें हैं। क्लियर हो गया? तो ये पहला भाव, ये दूसरा भाव। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं। दूसरे भाव से चेक करें कि जब किसी ने कुछ बात बोली है वो सटीक क्यों नहीं हो पा रही है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रही है, तो वो आपको जानना समझना ज़रूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे आपको यहाँ क्या बेनिफिट देखने को। भाई चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये व्यक्ति जो हैं इनके वाणी में शनि का लाभत्व भी दिखेगा और चंद्रमा का एक चार्म भी दिखेगा। क्योंकि लाभत्व क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव है, तो वो भी इसमें दिखाई देगा। साथ साथ चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो चंद्रमा के कारण वाणी में एक कह सकते हैं पोलाइटनेस भी नज़र आएगी। बहुत अच्छा, जब बोलेंगे तो मधुर बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भाव वैसे आपको पता है चंद्रमा जो है उसका जो वर्ण माना जाता है वो वैश्य वर्ण का माना जाता है। तो चंद्रमा का वैश्य वर्ण यहाँ ये बताता है कि ये लोग अपना अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो कुंभ राशि का जो नेचर है वो अपने आप में इस प्रकार का है कि बेमतलब का वाद विवाद करने से वैसे भी बचते हैं। तो शनि का जो मूल स्वरूप है वो कम दिखाई देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि बात कि शनि का ये घर है और यहाँ चंद्रमा विराजमान है, लेकिन शनि का कौन सा घर है ये बात आपको ध्यान रखनी है। शनि का लाभ वाला घर है। यहाँ पर बेमतलब के शनि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कहते लाभ दे रहे हैं ना तो आने दो। क्लियर हो गया? तो ये कुंभ राशि का स्वभाव है। तो कुंभ राशि का कुछ कुछ नेचर वैसे भी, क्योंकि 11वां भाव है तो कुछ कुछ नेचर इससे दूसरे भाव से मिलता जुलता भी है। क्लियर? क्योंकि 11वां का मतलब है हमारा धन आना, आए, और दूसरे का मतलब है उस धन को जोड़ना। क्लियर? तो इज गुड। क्लियर हो गया? तो स्पेशली अगर ये यहाँ चंद्रमा जाता है तो ठीक रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर जब लग्नाधिपति और राशि अधिपति, क्लियर, जब जिसमें देखिए ये लग्नाधिपति शनि है, राशि अधिपति भी शनि ही है, और अगर शनि कहीं बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं तो फिर रिजल्टेंट उनके पास है, तो फिर गड़बड़ियाँ मतलब समझ रहे हैं आप। धन के मामले में वैसे जब कभी फिगर की बात करते हैं वो ठीक रहता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ शनि कहीं वर्स्टली प्लेस्ड है तो क्या होता है, जब उनको धन की वाकई बड़ी आवश्यकता होती है कि यार आज मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो उनको उस समय धन नहीं मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इन बिटवीन जो फेजेस होते हैं, छोटे छोटे फेजेस, उनमें आपको, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में बैठा है और अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको कभी वैसे संकट नहीं होती है कि भाई मेरे डेली के रूटीन के काम नहीं चल रहे। लेकिन मैंने बोला ना, अंततोगत्वा जब फाइनल पोजीशन की बात होती है तो वो इन घरों के जो वास्तविक मालिक हैं उनके पास है। तो शनि अगर वर्स्टली प्लेस्ड हैं तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो और यहाँ तो वो लग्नाधिपति भी हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। तो ये बात याद रखनी है। मकर लग्न में सभी मकर लग्न जितने भी, चाहे आप चंद्रमा ग्रह की बात कर रहे हैं आप, मकर लग्न में ये दोनों ही जो घर हैं 10-11, तो इसका एक अटैचमेंट रहता है। यानी व्यक्ति तो ठीक, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था तो वो अपने बारे में विचार करता है, लेकिन उस विचार में भी अपने साथ किसको शामिल करता रहता है, बार बार धन भाव को। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, हर व्यक्तित्व की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई लग्न आ रहा है, यहाँ पर 2 नंबर आ रहा है। क्लियर हो गया? 2 नंबर यानी वृषभ लग्न है, टॉरस। अब 2 से आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 नंबर आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति 2 और 7 को भी लेकर चलेगा। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर शुक्र की तुला राशि है और ये रिपु भाव भी है, ऋण भाव भी है। क्लियर होगा? तो इस
को भी लग्न से अटैच करके चल रहा है। क्लियर हो गया? ये आपको पता है सिर्फ 2 राशियों में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज 2 राशियां ऐसी हैं जिनके जो लॉर्ड है वो उनको एक ही राशि अलॉटमेंट दिया हो। जैसे कर्क राशि है, उसका अलॉटमेंट जिसके पास है चंद्रमा के पास, वो ओवरऑल सारी पावर कर्क में लगा देते हैं। इसी प्रकार से सिंह राशि के मालिक सूर्य, वो भी अपनी सारी पावर वो सूर्य में लगा देते हो। तो इस प्रकार से जब कभी भी तुलनात्मक दृष्टि की बात हो, कंपैरेटिव फिलॉसफी की बात हो, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 2-2 राशि हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 1-1 राशि है। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और अब चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं आपके ससुराल पक्ष को। ससुराल पक्ष ये भाव किसका है वैसे? सूर्य का। तो सूर्य का भाव यहाँ बताता है कि आपका ससुराल पक्ष जो है वो बड़ा किंगली और रॉयल अपने आप को महसूस मानता होगा। अब वो वास्तव में है या नहीं है, वो इस घर के मालिक की स्थिति पर तय करेगा। देखो, मैं अपने आप को रॉयल समझता हूँ, लेकिन मैं रॉयल हूँ नहीं, ये 2 अलग बात है। मैं रॉयल समझता हूँ, मैं वाकई रॉयल हूँ, ये एक बड़ी बात है। क्लियर हो रहा है? अब जैसे मान लीजिए ये अपने आप को एग्रेसिव समझता है, बट एग्रेशन के लायक नहीं है, क्योंकि शनि वर्सली प्लेस्ड है। इसी प्रकार से रॉयल मानता है ससुराल पक्ष, और सच में रॉयल है, ये 2 अलग बात है। तो सूर्य की स्थिति अगर स्ट्रांग है तो ये सच में रॉयल ससुराल होगी। और अगर सूर्य जैसे यहाँ बैठ जाते मेष में उच्च के होके, तो इस व्यक्ति का ससुराल पक्ष इसके भवन निर्माण में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। क्लियर हो गया? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और वैसे भी 6-8-12 भावों में मैलेफिक प्लैनेट कष्टों से निपटने के लिए अच्छे माने जाते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के भाव अगर यहाँ पड़ जाते हैं तो उनका दोष नहीं माना जाता, क्योंकि आपको पता है सूर्य और चंद्रमा को मैंने अभी बताया, उनको एक ही राशि अलॉट की गई है। तो जो हमारे मूल नियम है बृहद पराशर होरा शास्त्रा में, वो कहते हैं कि भाई सूर्य और चंद्रमा को यहाँ 8वें का दोष नहीं लगता है, तो इसलिए हमने 8वें घर के मालिक का वो दोष छोड़ दिया कि भाई 8वें घर का मालिक 4थे घर में बैठ गया है, तो वो दोष इसको नहीं लगने वाला है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि रॉयल मानता है या रॉयल सच में है, वो 2 अलग अलग बातें हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को जरूर आपको विचार करना है कि वो रॉयल मानता है या रॉयल है। क्लियर? तो ये 2 अलग अलग विषय हैं, और अगर हम इन विषयों को अच्छे से नहीं जानेंगे तो अगेन प्रोडक्शन हमारा सही नहीं होगा, उसमें कई खामियां दिखाई दे सकती हैं। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर? और इसमें हम क्या विचार कर सकते हैं, जब हम यहाँ बात कर लेते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा किस भाव का स्वामी है? चंद्रमा आपके व्यापार, आपके भार्य घर का स्वामी होकर आपके धन भाव में बैठा है। तो ये भी सीधी बात है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए एक सेवर का काम करेंगे, धन को रोकने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए इस घर का मालिक यहाँ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होने के बाद पार्टनर भयंकर खर्च करवाता है। क्लियर? आय की तो बात बहुत दूर, व्यय करवाता है बहुत। अब इस घर का मालिक चाहे आय ना करवा रहा हो, लेकिन इसके कारण उसके सेविंग बहुत होंगी, बिकॉज ये एक प्रकार से देखिए इसका जो मालिक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा वैसे कूल नेचर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चंद्रमा का जो वैश्य है, वर्ण है, वो इसको एक एडवांटेज दिलाता है धन को सेव करने में भी, अगर उसका संबंध दूसरे भाव से बनता है। क्लियर हो गया? हालांकि चंद्रमा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि चंद्रमा बहुत अच्छा अपने आप को मैनेजर पोस्ट के लिए फिट नहीं मानता है। क्लियर हो गया? बेशक से वैश्य वर्ण है, चंद्रमा तो थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा आपको वाणी की जो मधुरता है उस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है कि वर्ण वैश्य होने का अर्थ ये नहीं होगा कि वो 24 घंटे बही खातों में लगा रहेगा या उसके बही खाता को बहुत स्ट्रांग करेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा के स्वभाव को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे
तब तक आप प्रेडिक्शन में इतने फाइन नहीं हो सकते हैं, इतनी जो बारीकियां हैं उन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मकर लग्न के तीसरे भाव में अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो किस प्रकार का जातक का जीवन देखने को मिलता है। देखिए अब इसमें मकर लग्न है और मीन राशि है। क्लियर हो गया। जरा विचार कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मकर लग्न है और इसमें मीन राशि है। क्लियर हो गया। मकर लग्न एंड मीन राशि। तो जब मकर लग्न और मीन राशि है तो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे। मकर का स्वामी शनि और मीन का स्वामी बृहस्पति, इन दोनों का एक बैलेंस उस व्यक्तित्व में नजर आता है। याद रखिएगा, राशि किस भाव से बनती है वो भी पर्सनालिटी। अब देखिए, इसकी राशि बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है। इसकी राशि बनाने के लिए इसका पराक्रम जिम्मेदार है, इसके भाई बहन जिम्मेदार हैं, सिबलिंग्स, इसके रिश्तेदार जिम्मेदार हैं, स्पेशली छोटे भाई बहन। इसका कम्युनिकेशन जिम्मेदार है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो राशियां भी मीन अलग अलग प्रकार की होती हैं। भाई मीन राशि के पहले स्वभाव को जान लो और उसके बाद ये देखो मीन राशि कहाँ से कहाँ उसका उदय हो रहा है। कहते हैं जी मीन राशि का उदय किस भाव में हो रहा है, तीसरे भाव में। अब ये भी हो सकता है किसी का मीन राशि का उदय पहले भाव में हो रहा हो। समझ रहे हैं बात को। तो वहां पर मीन का भी और इस भाव का भी उसमें एसेंस मिलाना है, तब जाकर उसका सही माइंड सेटअप आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा मीन राशि है। कहता है ये मकर मीन राशि है। क्लियर हो गया। क्योंकि मकर डिक्लेयर कर देगा कि अगर मकर लगन आपने तय कर दिया है तो मकर ये तय कर देगा कि तीसरे भाव में ही क्या पड़ेगा, आपका मीन राशि पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको कि मकर लग्न में जब मीन राशि पड़ेगा तो ये अलग स्वभाव देगा, कुंभ में मीन राशि पड़ेगा तो अलग देगा। ठीक है। तो ये एक नहीं चीज है भाई, एक ही चीज हो गई मीन राशि मतलब मीन राशि नहीं। मीन राशि कौन सा मीन राशि, किस भाव का मीन राशि, तीसरे भाव का मीन राशि। तो तीसरे भाव का मीन राशि जो है, अब मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। क्लियर। ब्राह्मण वर्ग है बृहस्पति मीन राशि में नॉट इन धनु राशि में, वो क्षत्रिय वर्ण हो जाते हैं और तपस्वी तो हैं वो। और बृहस्पति का रोमांटिक फेज जो संसार को जानना चाहता है, इसमें वह भाव भी जिम्मेदार है। ध्यान रखिएगा, शुक्र के उस राजसी स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए बृहस्पति ही रिस्पॉन्सिबल है। कारण क्या है, बृहस्पति ने उन सूत्रों की रचना की थी ताकि जो तामसिक दैत्य हैं वो फंसे रहें, इसी संसार के व्यय में फंसे रहें। क्लियर हो गया। तो शुक्र का जो फेवरेट राशि है वो मीन राशि इसीलिए है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसका कुछ हालांकि है ये पूरी तरह राजसी बृहस्पति, लेकिन यहाँ कुछ बृहस्पति पूरी तरह क्या है, सात्विक, लेकिन यहाँ कुछ राजसिक इनपुट भी नजर आते हैं क्योंकि वो शुक्र की फेवरेट राशि। किसी भी ग्रह की जो फेवरेट राशि होगी उस ग्रह को भी इन्वॉल्व करना है प्रेडिक्शन के दौरान, तब आपके जो प्रेडिक्शन होंगी इसमें और निखार आएगा। क्लियर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा एक ऐसी राशि में बैठा है जो जल तत्व प्रधान है। महासागर में रहने वाली 2 फिश इस निशान में दिखाई देती हैं और चंद्रमा का जो माने जिस राशि का स्वामी है वो स्वयं भी कर्क राशि जल में रहने वाली है। तो ये इसको एंजॉय करते हैं। क्लियर हो गया। और थोड़ा सा इसमें इस चीज़ को लेकर वो रोमांटिक फेज भी या राजसी दिखाएगा चीज़ें। तो ये बहुत बुद्धिमान भी हैं और कह सकते हैं कि वाणी का प्रयोग बड़ी समझदारी से शुक्र संबंधी विधाओं के साथ सात्विक रहते हैं। क्लियर हो गया। याद रखिए, शुक्र संबंधी चीज़ों के साथ रहकर भी सात्विक रहते हैं। आपको आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया। शुक्र का साधारण सा अगर एक वाक्य में अर्थ निकालना हो तो वीर्य इसका अर्थ होता है। शुक्र का सिनोनिम इज इक्वल टू वीर्य। उपभोग, भोग करते हैं संसार का जो, तो वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सात्विक रहता है मीन राशि।
तो अब इसका संबंध किस प्रकार से आप देखेंगे भाई, फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो राजसी तत्व दिखाई देगा। क्लियर हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन इन वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज लिटिल बिट अट्रैक्टिव। क्लियर हो गया? अट्रैक्टिव यानी उस प्रकार का वीर्य संबंधी अट्रैक्शन, ठीक है, वो भी वहां दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बोला ना, शुक्र की चीजों को भी इनपुट करना है, लेकिन ओवरऑल जो हक इसके पास मालिकाना हक रहेगा वो बृहस्पति। और आपको पता है बृहस्पति बहुत ही सात्विक प्लैनेट माने जाते हैं। यहां से वो नजर डाल रहे हैं किसमें? यहां से नजर डाल रहे हैं आपके नवम भाव में। नवम भाव किसका कारक है? आपके पिता का कारक है, ठीक है। कन्या राशि में चंद्रमा नजर डाल रहे हैं। कन्या राशि आपको पता बड़ी बैलेंसिंग नेचर है। इन लोगों के जो फादर होंगे वो समाज के साथ, अथॉरिटी के साथ मिलाकर चलने वाले होंगे। आपको पता है बुद्ध का इंटेलिजेंट रूप है कन्या राशि, बुद्धिमान रूप दिखाई देता है। एक ऐसा राजकुमार जो बड़ा बुद्धिमान है वो यहाँ दिखाई देता है हमें, और ये बताता है कि इनके पिता जो होंगे वो बड़े बुद्धिमानी से चलने वाले होंगे, अथॉरिटी से मिलकर चलने वाले होंगे। चंद्रमा की नज़र ये बताती है कि माँ और पिता के बीच में ब्रिजिंग का काम या इनके संबंधों को और प्रगाढ़ करने में हमारा कुटुंब या कह सकते हैं हमारा भाई बहन बड़ी मदद करते हैं। क्लियर होगा? माने इट इज़ गुड फॉर हमारा परिवार की हार्मनी बनाए रखने के लिए ये बड़ा शुभ संकेत दिखाई देता है, ठीक है। और पत्नी के घर का मालिक आपके भाई बहनों के यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों के जो पार्टनर होते हैं, अब इसमें देखिए दशा महादशा भी निर्भर करती है, लेकिन ये तो बात तय है कि इस जातक का जो भी पार्टनर है, पति या पत्नी जो भी है, उसका संबंध इसके भाई बहनों से, स्पेशली छोटे भाई बहनों से, तो या तो जिससे विवाह हुआ है वो भाई बहनों में से किसी का कोई मित्र होगा, या आगे चलकर उसका पार्टनर उससे ज़्यादा रिगार्ड उसके भाई बहनों का करेगा। देन इट इज़ गुड। मैंने बोला ना, ये अगेन पुष्टि कर रहा है कि आपके परिवार, आपके कुटुंब में एक हार्मनी बनी रहेगी। उसके लिए पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसके घर का मालिक है वो यहाँ बैठा है, और अपने से 7, 8, 9 होकर बैठा है। अपने से 9 का मतलब होता है, देखिए पार्टनर का घर का मालिक, आप इसको देखिए दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि आप इसको अगर लग्न मान लें अब, तो ये क्या होगा, इसके पार्टनर की कुंडली का अंदाजा हो जाएगा। तो पार्टनर का जो पिता है उस भाव में चंद्रमा बैठा है, और वो भी बड़े समझदार बुद्धिमान है, तो पार्टनर के भी पिता का स्वरूप हम यहाँ से जान सकते हैं, क्योंकि इस भाव से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा लग्न। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, किसी भी लग्न कुंडली के साथ साथ आप उसकी चंद्र कुंडली से भी पुष्टि करेंगे। लग्न कुंडली क्या होती है? समाज में मेरा पोजेशन क्या होगा, मैं क्या ले पाऊंगा, लेकिन उस चीज़ को मैं हल्का लेता हूं, बड़ा मानता हूं, छोटा मानता हूं, वो मैं चंद्र कुंडली से देख सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अरबोपति हूं, लेकिन मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि वो चंद्र कुंडली में जब ने चेक किया तो चंद्र कुंडली में वो आइदर सेकंड भाव का मालिक या 11वें भाव का मालिक ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं आ रहा था, तो मैं उसको कुछ नहीं मानता हूँ। एक प्रकार से अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा कैसे कि भाई मेरे अंदर अहम भाव नहीं होगा, बुरा मैं बेचैन ही रहूँगा, यार कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो अरबों डॉलर है फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो जैसे अगर हम यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस व्यक्ति का पार्टनर जो है कैसा होगा? बुद्ध, अथॉरिटी के साथ मिलकर चलने वाला होगा। अब लग्न जो है वो क्या कह रहा है? लग्न कह रहा है इस व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बड़ा ज़्यादा केयरिंग होगा, बड़ा हंसमुख स्वभाव का होगा। ये कह रहा है कि भाई नियर टू अथॉरिटी होगा। चंद्र कुंडली से जब कभी भी कोई चीज़ देखेंगे तो चंद्र कुंडली का आभास व्यक्ति स्वयं करता है, लग्न कुंडली का आभास समाज, यानी मतलब इसको कैसे बताएं, 10 लाख रुपए आते हैं अकाउंट में, ये एक्चुअल है, ये लग्न कुंडली ने तय किया। लेकिन मैं उस 10 लाख को कुछ नहीं समझता। कहता है कितना आता है पैसा? कहता है जी नील आता, कुछ नहीं आता। मैं 10 लाख को नील मानता हूं, क्योंकि मेरा चंद्र कुंडली
अच्छे हालात में नहीं है। तो दो अलग अलग बातें हैं। सच में है लग्न, उस सच्चाई का आभास चंद्र, ठीक है। तो चंद्र कुंडली में क्या करना है आपको, सिंपली चंद्रमा को एक नंबर मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से नए नए ढंग से कुंडली बना ले तो आप वो भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं। नाउ गोज टू नंबर 4। अब चलते हैं चौथे घर में। तो चौथा घर यहां पर अब आ गया है 1 2 3 4, मेष राशि में चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं। देखिए कौन सा लग्न है, लग्न आ रहा है हमारा मकर लग्न, मेष राशि, ठीक है। तो इसमें एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट कनेक्शन कैसे, जब कोई कहता है मेरा मकर लग्न है, मेष राशि है, तो यहाँ इनडायरेक्ट कनेक्शन क्या है, इस 10 नंबर मकर को सबसे ज्यादा कौन लाइक करता है, मंगल लाइक करता है। तो अगर इस स्थिति में मंगल अच्छे हैं तो वो शनि के प्रभाव को अगर कम भी है तो बढ़ा देंगे। तो थोड़ा ये बात समझिएगा जरा। नीच भंग में भी इस प्रकार की हम चीज़ें रिलेट करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। नीच भंग राजयोग में भी जैसे मान लो जो कहीं ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो हम क्या देखते हैं, जिस घर में वो उच्च का होता है अगर उसका मालिक अच्छी स्थिति में है तो हालात काबू में रहते हैं। ऐसे ही इस इंपैक्ट को भी ध्यान रखना है कि मेष राशि मकर लग्न या मेष लग्न मकर राशि, इसमें एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि राशि का जो मालिक है और जो लग्न का मालिक है इसका स्ट्रक्चर माने फ्रंट व्यू काफी हद तक मैच करता है, ठीक है। वो ओवरऑल कंक्लूड करने से पहले कुछ स्ट्रक्चरल चीजें चेंज हो रही होंगी बट फ्रंट व्यू सेम। तो और स्पेशली हम एडवांटेज दे सकते हैं मंगल को, मंगल लग्न की कमी को पूरा करने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए इस घर ऐसी कुंडलियों में शनि कहीं नीच के हो जाते हैं, तो शनि कहाँ नीच के होते हैं, यहाँ, क्लियर। तो आपको लग रहा होगा भाई अब तो वाट लग गई हमारी, लेकिन ये स्थिति कुछ कुछ नीच भंग जैसा ही कनेक्ट कर रही है। देखिए शनि जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, क्लियर हो गया। मंगल इस घर में उच्च के हो जाते हैं। अब हमें मंगल की स्थिति को जरा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ आ जाते तो क्या हो रहा है, आपको प्रथम दृष्टया एक विरोधाभास जरूर लग रहा होगा और जीवन के पहले फेज में इसको तनाव भी बहुत रहेगा। स्पेशली उसका जो घर में माँ से लेकर ये सब चीज़ें तनाव रहेगा। लेकिन इसका जो सेकंड फेज रहेगा यानी ब्रह्मचर्य के बाद जैसे गृहस्थ शुरू होगा वहां पर नीच भंग जैसा प्रतीत हो रहा है। कारण क्या है, मंगल स्वग्रही है, अपनी मूल त्रिकोण में बैठा है और मंगल इस घर में सबसे ज्यादा एंजॉय करता है और शनि इस घर का मालिक है। तो एक प्रकार का अनकंडीशनल सपोर्ट लाइफ के पहले फेज कवर होने के बाद मिलने लग जाता। तो अगर शनि या नीच का भी हो रहा है तभी भी एक तो केंद्र में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, और शनि जिस घर में नीच का माने जिस घर का वो मालिक है, क्लियर हो गया, अगर मंगल वहां बैठ जाता है तो ये नीच भंग कर देता है। क्लियर हो रहा है। तो ये थोड़ा समझिए जरा बात को, किस प्रकार से बात चल रही है। स्पेशली इस लग्न में ये बहुत पावरफुल है। नीच भंग राजयोग अलग अलग कुंडली में आप देखें, लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि किसी लग्न का मालिक और किसी राशि का मालिक, इन दोनों के ग्रह उनमें एक्सेल्ड कर जाते हैं, तो अगर इस घर का मालिक शनि नीच का हो जाता है और मंगल यहां एक्सेल्ड करता है, अगर जैसे एक और स्थिति और ले आए, जैसे मंगल को वहां बिठा दें, देन अगेन इट इज सेम लाइक कि आपने बचा लिया। मंगल ने इस शनि के
प्रभाव को खराब करने से बचा लिया, बैलेंस कर लिया। मतलब इतना एक्साइटेड स्टेट में होता है वो प्लैनेट यहाँ पर कि वो इस घर के मालिक की खराब स्थिति होने पर भी उसको उबार ले जाता है। तो यह खराब स्थिति में था लेकिन मंगल ने बचा लिया। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के बड़े ही इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर आप सीधा ये कह देंगे भाई तेरा तो शनि नीच का है, तेरा कुछ नहीं होना, तेरा ये हो जाए, ये उबार लेता है। क्लियर हो गया? हाँ, अब इसमें ये व्यक्ति एग्रेसिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निखर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, वो इसका घर, भवन में एक अग्नि तत्व जरूर नज़र आएगा। देखो जैसे किसी कई लोगों में क्या घर का जो फ्रंट व्यू देखते ही कहीं ना कहीं वाटर प्लांट्स ऐसा नज़र आता है, तो वो कहीं कर्क रिप्रेजेंट कर रहा है या वृषभ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुछ स्त्री लिंग राशियाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये तो पुरुष राशि और वो भी बहुत सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मेष। तो इस प्रकार का जो मकान होगा वो थोड़ा उष्ण होगा। उष्ण यानी सूखा, लेकिन उसकी जो मजबूती है वो देखने वाली होगी। क्लियर होगा? तो ऐसे व्यक्ति अपने भवन में उष्ण चीज़ें रखना पसंद करते हैं, सूखी चीज़ें रखना पसंद करते हैं। ये सब व्यक्तित्व अलग अलग बनाएं। और अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर ये माने यही रेमेडी का काम करेगा। क्या कि अगर आपने मान लीजिए अपने घर में कुछ ऐसा वाटर एलिमेंट ज़्यादा स्टोर कर रखे हैं तो आपको थोड़ा बैडली फील होता होगा, चेंज इट। फिर देखिए आप इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए कोई कर्क यहाँ आ रहा है, किसी का कर्क जो है वो यहाँ पर आता है, तो कर्क के नेचर को समझो कि स्ट्रक्चर कहाँ रहता है, वो जल के नज़दीक, पॉन्ड के नज़दीक। तो कोई अब तालाब के बाहर तो हम रहने वाले नहीं हैं, मतलब हालात वैसे नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने घर के बाहर कोई ऐसे प्रकार के वाटर पोर्ट, बगीचे, इस प्रकार की कोई चीज़ें थोड़ा बहुत लगा लें, फुलवारी, तो ये आपके इस घर को उबार लेगा। कुछ ऐसे संकट नज़र आते हैं वो एकदम दूर हो जाएंगे संकट। क्लियर होगा? यही सबसे बड़ी रेमेडीज है इनफैक्ट। ठीक है, तो अब आपको इस व्यक्ति के घर से ही नज़र आएगा कि ये उष्ण है, रौद्र है। क्लियर? मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो फिर उसको मंगल संबंधी चीज़ों में भी फ़ायदा होगा। मंगल वैसे हमारे भाइयों को भी बताता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और चंद्रमा की नज़र, देखो चंद्रमा इस भाव का कारक है, तो माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे, बिकॉज चंद्रमा मेष राशि को अच्छा मानता है। वो अलग बात है कि चंद्रमा के स्वभाव से एकदम अलग है, बट फिर भी चंद्रमा के पास जो है वो देने का प्रयास करेगा। कहता भाई मैं एग्रेशन तो नहीं दे सकता, बट मैं तुझे लाइक करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि इनके मदर बहुत डोमिनेटिंग होंगे, वो पोलाइट होने का प्रयास करते होंगे और आपसे वो पोलाइट ही रहेंगे। समाज उनको एक आयरन लेडी की तरह समझता होगा, आपकी मदर को, इस जातक के माँ को। ठीक है, और ऐसे व्यक्तित्व में और क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है उसको जीवन के शुरुआती ही समय में वाहन का सुख, भवन का सुख मिल जाता है। क्लियर? शर्त यह है, देखो हालांकि वाहन का सुख तो उसको शुरुआती समय में मिल जाएगा, लेकिन इसका अपना होगा कि नहीं होगा वो इस घर का मालिक तय करेगा। चंद्रमा बैठा है यहाँ पर, तो देखो सुख तो दिलवाएगा, अपना होगा वो इस घर का मालिक कौन है? मंगल अगर अच्छी स्थिति में तो डिक्लेयर दे देगा, भाई पेपर में आपका नाम आएगा। चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र को, तो कर्म क्षेत्र में भी चंद्रमा संबंधित चीज़ें जाएंगी। कौन से चंद्रमा? यानी फायर एलिमेंट की चीज़ों को एक पोलाइट एलिमेंट, वाटर एलिमेंट यहाँ से आपके कर्म क्षेत्र में भेज रहा है। तो इससे ये बात कुछ समझ में आती है कि आपके कर्म में चंद्रमा संबंधी कुछ इस प्रकार के वाटर इंडस्ट्री, जहाँ पर वाटर को कोई रिट्रीट करके कुछ बनाया जा रहा है, वाटर को उबाल कर बॉयल कर कुछ बनाया जा रहा है, उसकी नज़र ये बताती है। क्योंकि वैसे भी ये जो राशि है तुला राशि का मालिक भी एक स्त्रीलिंग है, तो ये जल तत्व की पुष्टि यहाँ भी हो रही है। तो इस प्रकार के कर्मों में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर हो गया? वाटर संबंधी या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री
जिसका मेन जो अर्निंग है वो किसी फ्लूइड से होता है, किसी लिक्विड से होता है। क्लियर? और हो सकता है कि वो लिक्विड उसमें फायर भी हो, आग भी जल सकती है, बिकॉज ये यही रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी मेष राशि बनती है तो वो एक लिक्विड है लेकिन वो एक फायर है। तो फायर, लिक्विड, इस प्रकार की चीज़ें आपके कर्म में असर डाल रही हैं। और आपकी भार्या का डायरेक्ट कनेक्शन आपके सुख के साथ, माता के साथ, भवन के साथ भी है। ठीक है, तो चंद्रमा इस घर में बैठा हुआ है तो ये पुष्टि करता है कि आपके विवाह से आपको भवन सुख मिलेगा। आपके पत्नी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी मदर रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है आपकी मदर ने ही वो सेलेक्ट किया हो कि इससे, जनरली ऐसे व्यक्तियों का अरेंज मैरिज ही होता है। और ठीक है, तो अब हम इसको आप चंद्र कुंडली की तरह भी देख सकते हैं कि भाई ये जातक, यहाँ मान लीजिए ये ऐसा है, 1 2 3 4, मदर कैसी है इनकी? समाज समझता है, ठीक है, बड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड, केयरिंग, लेकिन वो रियलिटी में कैसी हैं? बड़ी ज़्यादा एग्रेसिव, डोमिनेट। एग्रेशन वर्ड बाद में, पहले डोमिनेटिंग। मेष एग्रेशन ज़्यादा दिखाई देता है वृश्चिक राशि में। डोमिनेंट कम, एग्रेशन ज़्यादा। डोमिनेंट ज़्यादा, एग्रेशन कम। ये बात बात पर गुस्सा तो नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो एक्सट्रीम लेवल का करता है। तो ये मेष है, वो वृश्चिक है, दोनों का मालिक एक ही है। ठीक है, तो आप चंद्र कुंडली से भी पुष्टि जरूर करें, किसी भी जो भी आपने प्रेडिक्शन की है उसकी। जैसे इसका कर्म में किसका आ रहा है इनपुट? कर्म आपका मकर जैसा है। मकर यानी अग्नि और वाटर, यहाँ पे पुष्टि हो रही है अग्नि और वाटर की, बिकॉज मकर का अगला रूप किसका होता है? एग्रेशन, जो मंगल लाइक करता है। एक प्रकार का चतुष्पद भेड़ जैसा है, जो कुछ कुछ मेष जैसा दिखाई देता है। और पिछला जो हिस्सा है इसका वो वाटर है, मगरमच्छ का। तो ये ध्यान रखना है। नाउ अब हम चलते हैं मकर लग्न के पंचम भाव में। ठीक है, तो मकर लग्न के पंचम भाव में आ गई है अब मकर लगन वृषभ राशि या टॉरस। ठीक है, तो टॉरस ज़ोडिएक के लिए, ये टॉरस राशि के लिए, भवचक्र के लिए, ये आपको पता है भवचक्र किसे कहा जाता है? जो 360 डिग्री का नक्षत्रों का गोला बनता है। जब आपका जन्म हो रहा है तो किस पर्टिकुलर एसेंडेंट पर उदय सूर्य था, तो उसमें आपका लग्न तय हो गया। और आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था, उसी से आपकी राशि तय होगी। तो वो सब उसी ज़ोडिएक एंगल से तय होता है, जिसको हम डिग्री में कहते हैं। भाई चंद्रमा इस राशि में इतने डिग्री, इतने मिनट में है। तो चंद्रमा अब इस राशि में आ गया है जो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्सेल्ड कर जाता है चंद्रमा यहाँ, वो है वृषभ राशि। क्लियर हो गया? वृषभ राशि में चंद्रमा का बैठने का अर्थ होगा कि चंद्रमा अब जो एक्साइटेड स्टेट में है, जितना वो दे सकता है उतना वो देने का प्रयास करेगा। तो इस घर का क्या क्या कारक हैं इस भाव के? आपको संतान संबंधी सुख मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और संभावना होती है इसमें पहला संतान बेबी गर्ल होने की संभावना ज़्यादा होती है इसमें। और इसमें आपको सडन गेन, बेबी के बाद स्पेशली सडन गेन होंगे। और विद्या आपकी बहुत अच्छी होगी। किस प्रकार की विद्या होगी? वो शुक्र में चंद्रमा बैठा है, तो कहीं फैशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, जहाँ पर कुछ प्रसाधन का काम होता हो, इस प्रकार की कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बताता है आपका फोर्थ हाउस, आपका बताता है इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट किसमें है। ये बताता है आपका सर्टिफिकेशन। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी ने जॉब प्रोफाइल जो चुना है उसी संबंधित शिक्षा भी ली है। बहुत लकी लोग हैं तो जो शिक्षा ली है उसी प्रकार का उनका जॉब प्रोफाइल भी है।
तो अगर ये और ये मिलता है कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा होता है, या ये भी मिल जाए देन इट अगेन गुड। जैसे इस घर के मालिक के साथ कोई अच्छा संबंध बना रहा है तो अगेन वेल एंड गुड। ठीक है, ये 5वें भाव में फ़ैन फॉलोइंग भी देखते हैं, जैसे कोई बड़ा फ़ैन फॉलोइंग इसका होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई स्टार हैं, उनका फ़ैन फॉलोइंग है या नहीं। जैसे कई लोग ऐसे स्टार होते हैं, जब तक फिल्म आई वो लोगों को बहुत पसंद आई, फिल्म ख़त्म होने के बाद माने 1 साल के अंदर अंदर वो स्टार का फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो गया, कोई नहीं जानता उसको, क्योंकि 5th हाउस स्ट्रांग नहीं था। तो 5th हाउस के स्ट्रांग होने से ही हम ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के कितने ज़्यादा मानने वाले लोग होंगे। ठीक है, और ये यहाँ एक्सेल्ड है, इससे संबंधित सभी चीज़ों को फ़ायदा देगा। अभी यहाँ से नज़र डाल रहे हैं 7वें भाव में, यहाँ से 7वां क्या पड़ता है, 11वां भाव। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नज़र है ये बताती है कि नीच का चंद्रमा है, और चंद्रमा जब नीच का होगा, किसी भाव में नीच की नज़र डालेगा तो उस घर की हानि होगी। तो वृश्चिक राशि की हानि होने का अर्थ होगा आपको आय भाव में दिक्कतें आएंगी। आपने जो भी सर्टिफिकेशन किया है, इस सर्टिफिकेशन में देखो ये दिक्कत कब ज़्यादा बढ़ रही है, जब चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा कहीं भी और वृष राशि में बैठा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जीवन आजकल का जो समय चल रहा है, हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, एक फिक्स्ड इनकम आय समय पर होनी चाहिए, तो इसलिए 11th हाउस को आजकल ज़्यादा देखने लगे हैं। लेकिन ये 5000 साल 4000 साल पहले 11th हाउस को कोई देखता ही नहीं था, क्योंकि हमें तो धर्म, कर्म, लक्ष्मी, भाग्य, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा उस समय हम बात किया करते थे। तो जैसे पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, केंद्रा, बस इन पर ही विचार चलता था। संग्रह करने से लोग बचते थे। लेकिन जैसे ये समय शुरू हुआ, कलिकाल, सबसे पहले हम इसको देखते हैं 11वां भाव। भाई हर महीने इनकम कुछ आय होगी कि नहीं होगी, फिर भाई एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे हमारे पास, रिसोर्सेज का उपभोग कर पाएंगे, कितनी अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे हम लोग, कैसा भोजन करें। यहाँ से कहता जी लक्ष्मी, त्रिकोण और विष्णु, उन लोगों को इनफैक्ट पता ही नहीं, तो पूछेंगे क्या। लेकिन मैं एक आपको जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए, वो ज़रूर इस बात को देखें कि अगर आप सच में एक बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि भाई सच में इसका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा, तो आपको बिना विष्णु और लक्ष्मी हाउस के सपोर्ट के बिना कोई भी बड़ा व्यक्तित्व समाज में प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दीज आर विष्णु हाउसेज एंड दीज आर लक्ष्मी हाउसेज, लक्ष्मी त्रिकोण बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊँ ना, इसके लाभ में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस समय पर ये इतना बुरा नहीं था, क्योंकि फिक्स्ड इनकम की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं थी एज सच कि भाई 31 तारीख 30 तारीख को सैलरी आनी चाहिए। तो इनको रुकावटों के बाद आय होती है। हाँ, मंगल अगर एक्सेल्ड स्थिति में कहीं यहाँ पड़ा हुआ है तो चंद्रमा की नीच की नज़र भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाती है। वही कुछ ऐसी बात है कि इस घर का जो मालिक है वो पावरफुल होकर कहीं बैठा हुआ है, एक्सेल्ड होकर बैठा हुआ है, तो क्या होगा, इससे संबंधित चीज़ें इसको नुकसान देंगी ना। आय तो नहीं रोक सकती, क्योंकि आय किसके पास सुरक्षित है, वो तो इस घर के मालिक के पास सुरक्षित है। नुकसान जरूर देंगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5वां यानी जैसे सडन गेन के लिए कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था, फ़ायदा नहीं, उसे नुकसान हो गया। संतान होने के बाद सडन गेन होता है, लेकिन सडन गेन से आपको कभी इनकम का एहसास ही नहीं होता है। तो ये इनकम संबंधी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखना आपको, जो मंगल से रिलेट करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, पत्नी के घर का मालिक अपने से 11वां बैठा है एक्सेल्ड करके। पत्नी भाव का स्वामी अपने से 11 एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, तो पत्नी आपके एजुकेशन को बढ़ाने वाली, आपके यश को बढ़ाने वाली, और ऐसे व्यक्तियों का लव मैरिज होने का भी काफ़ी चांस देखा जाता है। कारण क्या है कि पत्नी के घर का मालिक रोमांस हाउस में बैठा हुआ है, तो ये लव मैरिज की पुष्टि कर रहा है। और इसमें शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और कहीं
इनका संबंध अगर बन जाए तो ये डन हो जाता है कि हाँ भाई लव मैरिज होगी, क्लियर। और पत्नी से उसको सडन गेन्स, फ़ायदे, इस प्रकार की चीज़ें भी ज़रूर होंगी। इसको भी आपको लिंकअप करना है। अब चलते हैं हम मकर लग्न के छठे भाव में। तो मकर लग्न के छठे भाव में चंद्रमा चले गए हैं तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। मकर लग्न, मिथुन राशि। मकर का नेचर मैंने आपको बता ही दिया, और जो मिथुन है वो बुध का रोमांटिक फेज है। मिथुन यानी पुरुष और महिला का एक जोड़ा, मैथुन जिसको बोलते हैं, उसका जोड़ा। अब ये जोड़ा 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहता है भाई इसका रिपु भाव किस प्रकार से ये टैकल करते हैं। कहता है ये इस मामले में थोड़े से पोलाइट दिखाई देते हैं समाज में, और समाज इस कारण से इनका फ़ायदा भी उठा सकता है। और यहाँ पर ग्रह भी अब पोलाइट बैठ गए। यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट या क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अगर कोई एक्सेल्ड कर रहा है तो बात कुछ और होती है, उच्च का होता है तो बात कुछ और होती है कि भाई ठीक है आपने हमें गलत जगह अलॉटमेंट दी, बट आपने हमारा जो मकान बनाया है यहाँ पर इस गलत लोकेशन में भी, यानी क्या सकते हैं इस एरिया में जेंटलमैन शायद नहीं रहते हैं, बट आपने हमें अलॉटमेंट दिया है, बट ऐसा मकान दिया है कि कमाल है, तो फिर वो एक अलग बात, ठीक है। तो 6, 8, 12 में प्रायः सौम्य ग्रह बचते हैं, तो चंद्रमा भी सौम्य ग्रह है। अब तो शत्रु पक्ष से इनको भय रहता है। भय क्यों? क्योंकि देखो मिथुन के स्ट्रक्चर को हालांकि चंद्रमा पसंद करते हैं, लेकिन वो लोकेशन जो है वो निपटने के हिसाब से ठीक नहीं है। इनमें से किसी को तो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था, तो शत्रुओं से भय रहेगा। दूसरा क्या, बुध जो है वो अंदर अंदर चंद्रमा से कटते हैं। हालांकि बुध पुत्र माने जाते हैं चंद्रमा के, लेकिन वो कटते हैं चंद्रमा से, तो वो भी एक विरोधाभास दिखाई देता है। लेकिन शत्रुओं का रूप, मतलब शत्रुओं को लेकर बहुत परेशान, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं देगा शत्रुओं से, क्योंकि जो ये टैकल करने का तरीका है बड़ा पोलाइट, मीठी वाणी से बात करेंगे, शुरुआत करें किसी काम को। जब ये कंप्लीट करते हैं, देखिए किसी काम को स्टार्ट कौन कर बताता है? तीसरा भाव। उस काम को ख़त्म कौन करता है? छठा भाव। किसी कंपटीशन में जो जीत हासिल होगी वो भी हम तीसरे भाव से, छठे भाव से देखते हैं, क्लियर। तो छठा भाव बताता है रोमांटिक फेज है बुध का, तो इस कारण से मैंने बोला कि भाई रोमांटिक फेज की बजाय यहाँ पर थोड़ा इंटेलिजेंट फेज होना ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज यहाँ पर रोमांस का कोई वैसा रोल बनता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब चंद्रमा यहाँ से नजर डाल रहे हैं आपके व्यय भाव में, और व्यय किसका है? ये बृहस्पति संबंधी व्यय है, क्षत्रिय वाला, ड्यूटी, मोराल। तो चंद्रमा की नज़र है कि भाई वहाँ पर अनावश्यक व्यय करवाएंगे बृहस्पति संबंधी, याद रखिएगा बृहस्पति संबंधी, क्योंकि 12वें भाव का जो मालिक है वो बृहस्पति का घर, क्लियर होगा। तो बृहस्पति का क्षत्रिय संबंधी व्यय किस प्रकार का होता है कि भाई कोई इस प्रकार के किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, उसको दंड के लिए आपने कोई ना कोई RTA लगाते ही रहते हैं, कई बार उसका पैसा भी आपका डूब जाता है, तो इस प्रकार के व्यय आप खूब करते हैं। हालांकि वो गलत व्यय नहीं कहा जा सकता कि कोई आप एडिक्शन में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो लेकिन उससे भी आपका व्यय तो होता ही है, और वो एक डिस्प्यूट से क्रिएट हो रहा है। वो व्यय डिस्प्यूट से क्रिएट हो रहा है क्योंकि उस व्यय के लिए कहाँ बैठा प्लैनेट जिम्मेदार है? रिपु भाव, रिपु या शत्रु, जहाँ जिससे डिस्प्यूट जन्म लेता है। तो या इस प्रकार के बैंक लोन संबंधी चीज़ें भी आपको अनावश्यक व्यय करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लोन चुकाया, मतलब लोन लिया, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, अनावश्यक व्यय हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें भी ये बता देता आपको। लेकिन अगर वैसे बात करें मिथुन राशि की, कहीं भी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वैसे सन, नियर टू सन होते हैं, सूर्य से बनाकर चलने वाले होते हैं। लेकिन क्योंकि मिथुन राशि अब यहाँ पर छठे भाव से उदित हो रही है,
तो छठा भाव संबंधी चीज़ें उस व्यक्ति में आएंगी ही आएंगी। वो पूरे जीवन भर इस भाव को लेकर विचार नहीं रहेगा। शत्रु, ऋण, कंपटीशन, पालतू पशु, नौकर चाकर, इसी चीज़ को लेकर वो विचार नहीं रहेगा। अब पत्नी भाव का मालिक भी अपने से 12 होकर रिपु भाव में बैठा है। 12 क्या होता है? 12 अगेन व्यय। 12 वैसे मोक्षा भी होता है, बट मोक्षा वाली राशि या प्लैनेट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि किस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, कि ये मोक्षा बिल्कुल दिला सकता था या मोक्षा जैसे एलिमेंट को ट्रिगर कर देता, बट वैसे कुछ प्लैनेट का नज़र या इम्पैक्ट होना चाहिए था, जैसे गुरु या दूसरे दैत्य गुरु भी, शुक्र भी काफ़ी मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या क्या बोल रहे हैं कि पत्नी से क्या है, ऋण या व्यय या रिपु। तो पत्नी के व्यय के कारण आपके अनावश्यक रिपु बनेंगे। ठीक है, और पत्नी आपके रोग भाव में बैठी हुई है, माने पत्नी का जो मालिक है वो रोग भाव में बैठा हुआ है। तो ये इज़ नॉट सो गुड। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हर नियम का ओवर रूट करते हैं नियम। तो इसलिए कोई अपने आप को अनलक्की मान के ना बैठ जाए। कोई भी इस प्रकार का आपको विचार है, तो इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन आपके मैच करते हो, आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन कुछ मेरे जीवन में मिले हैं, तो ये इसमें कुछ ओवर रूट कर रहा है, तो हम बिल्कुल विचार करेंगे कि इसको हम आंसर दे सकें। क्लियर? लेकिन डिट्टो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है कि किसी व्यक्ति ने किसी बुक से पढ़कर अपने आप को मान लिया कि मैं अनलकी हूँ। ये बहुत गलत, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। किताब छापने का फ़ायदा होना था, वो तो नुकसान हो जाएगा, वो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। इसलिए ऐसे मत कीजिए। बुक से आइडिया लीजिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुक से अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए कि कोई ज्योतिष की बुक से आपने अपने आप को गलत मान लिया, मैं अनलकी हूँ, वो गलत हो जाएगा। कभी भी ज्योतिष की तो चलो बात कुछ और है, कोई भी वेद की पुस्तक का भी एक वाक्य जो उसने कह दिया वो उसी लाइन में है, दूसरे चैप्टर में उसके बड़े ज़्यादा एक्सेप्शनल हैं, ये बात याद रखिएगा। उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो बात उसने कही गई थी, लेकिन अगर उसको कहीं और हम पढ़ेंगे तो ये बात एकदम अलग हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार की बात आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो अलग अलग ढंग से आपको समझनी है, अदरवाइज़ धोखा खा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो व्यय भाव में बैठे हैं तो प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है। अब व्यय भाव को ऋण भाव भी कह सकते हैं, और व्यय भाव को मोक्ष हाउसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऋण भाव है अपने से 12 बैठा है, तो वो कहते हैं भाई इस व्यक्ति का पार्टनर के कारण इसको इच्छा होती है ईश्वर या मोक्ष की, इसका संबंध 12 से भी बन रहा है। अब हम चलते हैं मकर लग्न के 7वें भाव में। क्लियर? 7वें भाव में कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा क्या है? मकर लग्न कर्क राशि। चंद्रमा स्वग्रही है, बहुत बढ़िया है। इस व्यक्ति का जीवन जिंदगी भर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, पार्टनर, अपना लैंगिक जीवन और आपका इस प्रकार का पत्नी का उपभोग कैसे करे, क्या, ये सब चीज़ें उसके विचार में चले, क्योंकि कर्क राशि वैसे ही बड़ी रोमांटिक, और इस रोमांटिक होने के लिए इसका लाइफ पार्टनर जिम्मेदार। पत्नी अच्छी होगी, विष्णु हाउसेस में बैठे हैं, केंद्र में चंद्रमा हो जाना बहुत अच्छा माना जाता है, और यहाँ से चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी पे भी चार चांद लगाएगा। शादी के बाद आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी। और चंद्रमा स्वग्रही जब है तो ये भी पुष्टि करता है कि काल पुरुष की कुंडली में जो चौथा भाव है उसको भी ये पुष्ट करेगा। चंद्रमा आपकी माता का कारक है, सुख का कारक है, वो चीज़ भी बढ़ जाएंगी। क्लियर?
ऐसा व्यक्ति शादी के बाद अपना स्वयं का घर बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये सारी बातें भी हमें लिंकअप करके चलनी है। माने बहुत, मतलब इसको हम अगर नंबर दें, यहाँ पर हमने एक्सेल स्टेट में जितने नंबर दिए तो उससे भी ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। इस प्रकार के व्यापार में अगर कुछ व्यापार करता है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो पत्नी के नाम से करता है तो बहुत फायदा मिलेगा उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं मकर लग्न में अगर हमारे चंद्रमा आ जाते हैं अष्टम में, 8वें भाव में, तो किस प्रकार का जीवन यहां देखने को मिलता है। मकर लग्न की कुंडली है, 8वें में चंद्रमा आ गया, कौन सी राशि लेकर? सिंह राशि। सिंह राशि का जो मूल स्वभाव है आपको पता है, वो रॉयल है, एग्रेशन कम, रॉयलिटी ज़्यादा, शाही। थोड़ा हालांकि क्रूर तो हैं, उनके जो स्वामी हैं सूर्य, लेकिन वो किंगली नेचर होता है तो ऐसे व्यक्तियों का। और ये किंगली कहाँ से हैं? 8th हाउस से किंगली हैं। अकल्ट की तरफ इनका रुझान होता है, कुछ तंत्र, ईश्वरीय साधना, इसकी तरफ इनका काफ़ी रुझान होता है। और चंद्रमा का यहाँ बैठना मतलब ये कोई ना कोई इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। और अगर सूर्य भी यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि कई लोग कहेंगे ये अमावस्या का जन्म है, उसको छोड़िए, सूर्य और चंद्रमा का मिलन हर बार क्या पुष्टि करेगा? हठ योग, हा जमा ठा, हठ योग, मेडिटेशन संबंधित क्रिया जो सिद्ध हो सकती है अगर सूर्य और चंद्र 4, 8, 12 में इकट्ठे रहते हैं। तो क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के भी प्रयोग करने में वो सार्थक रहता है। यहाँ से वो नज़र डाल रहा है आपके दूसरे भाव में। चंद्रमा बैठा आपके ससुराल पक्ष में, तो आपका ससुराल पक्ष जो है रॉयल दिखाता है या नहीं, वो मैंने क्या बताया किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा सूर्य की स्थिति पे, लेकिन वो मानता जरूर अपने आप को शाही। और आप भी अपने आप को शाही मानने लगे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपका ससुराल पक्ष भी उस रॉयल चीज को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। सच में वो रॉयल है, वो तय करेगा सूर्य, कि सूर्य स्वग्रही हो जाए या मेष में आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहां से ये चंद्रमा अपनी से रॉयलिटी को चंद्रमा का थ्रू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? धन भाव में। तो ससुराल पक्ष से अच्छा गेन मिलता है ऐसे लोगों को। ससुराल पक्ष के कारण ही ऐसे व्यक्तियों का कुटुंब सुख बढ़ता है। क्लियर? भोजन या कह सकते हैं अच्छा जो भी जीव का सुख है वो सब इसको प्राप्त होता है। ठीक है। और चंद्रमा का अष्टम में जाना, अगर हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वो ये भी बताता है कि चंद्रमा क्या है? आपका मन। और चंद्रमा अगर 8वें भाव में जाता है तो इन सब चीज़ों के होने के बाद भी बेचैनी को बढ़ा देता है। अगर ये हठ योग की बजाय कहीं गलत दिशा में चला जाए तो ये गलत इल्यूजन पैदा कर देता है, तंत्र, काला जादू, इन सब चीज़ों में वो विचार। तो थोड़ा याद रखिए, 8वां भाव आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के तंत्र दे सकता है, तांत्रिक साधनाएं। अब ये अच्छी, बुरी, मीडियम तीनों स्तर की हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वही चीज़ें बुरी हो जाती है कि चंद्रमा 8वें में है तो आपका मन जो है उस पर्टिकुलर चीज़ में जिसके बहुत नज़दीक अमृत भी है और बहुत नज़दीक विष भी है, उस पॉइंट पर है। तो इसीलिए 8वें में चंद्रमा सभी के बस का नहीं है। बट अगर कोई यहाँ संभाल ले कोई चंद्रमा तो फिर वही इसका मोक्ष कारक बन जाता है। क्लियर हो गया? नौ। हाँ, अब चंद्रमा ये भी देखना था अपने भाव से दूसरे में बैठा हुआ है, तो ये क्या है? पत्नी से दूसरा माने धन भाव, गेन किसके थ्रू? क्योंकि चंद्रमा अच्छी जगह बैठा हुआ है, सूर्य के घर बैठा हुआ है, तो ससुराल पक्ष से गेन आपको मिल ही रहा है, तो ये पुष्टि कर रहा है।
लेकिन इसमें एक बात जो थोड़ी नेगेटिवली वो आ रही है कि आपकी पत्नी का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, तो और वो ससुराल पक्ष भी है, तो पत्नी आपके घर को कम पसंद करेगी, अपने ससुराल में ज़्यादा रहेगी। हो सकता है इस कारण से भी आप थोड़े से अकल्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। भी घर पे तो वो रहता नहीं है कोई मेरा चाहने वाला पार्टनर, तो ये भी एक नेगेटिव बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर मकर लग्न में चंद्रमा आ जाते हैं हमारे 9वें भाव में। ठीक है, क्षमा कीजिए, आप आज पूरे दिन आंधी तूफान का दौर है, बट फिर भी हमने रिकॉर्डिंग जारी रखी है, तो इसलिए इन बिटवीन थोड़ी बहुत नॉइस हो रही है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन कंसंट्रेशन में हम लोग कभी दिक्कत आने नहीं देंगे आपको। कंसंट्रेशन तो ऐसी चीज़ है जो अगर हम जंगल में भी रिकॉर्डिंग करें, माने बाधा सैकड़ों बाधाएं भी हों, अगर ध्यान है टॉपिक के ऊपर, तो कभी भी ध्यान उस टॉपिक से डाइवर्ट ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है कि चंद्रमा अब आ गया है कन्या राशि में। कन्या राशि है और मकर लग्न है। कन्या का स्वामी बुध, मकर का स्वामी शनि, तो ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल है। और अगर इस प्रकार की कुंडलियों में जब दोनों मालिक मिलते जुलते हैं और कहीं उनकी कहीं कुंडली में भी मिलन हो जाए दोनों में, तो फिर कहना ही क्या, राशि और लग्न अधिपति मिल जाए। जैसे स्वामी कौन है? शनि। शनि बैठ जाए यहाँ, अच्छा हो जाएगा। क्यों? देखो, चंद्रमा से शनि हालांकि कटते हैं, लेकिन अभी इनको लॉर्डशिप मिली हुई है एक, भी आप डिक्लेयर करेंगे राशि, और शनि को भी एक लॉर्डशिप मिली हुई, आप डिक्लेयर करेंगे लग्न। अब जब इस प्रकार की लॉर्डशिप मिल जाती है तो वो शत्रुता को फिर वो, अब दोनों को सरपंची दे दी उन्होंने, तो भाई एक दुश्मनी में भी एक शराफत रखनी पड़ेगी ना। तो फिर शनि यहाँ बैठकर भी शत्रु होकर भी शत्रु की तरह बर्ताव नहीं करेगा। थोड़े समझिएगा जरा, जब पद बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो छोटे लेवल की शत्रुता नहीं दिखाते हैं। और फिर क्योंकि ये धर्म भाव भी है, फिर ये शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इसको धर्माधिपति भी बना देता है, धर्माधिकारी बना देता है, ईश्वरीय बोध करा देता है। बड़ा ही कुंडली को अगर आप स्टडी करने लग जाएं तो आप सच में इसी जन्म में आप मोक्ष पा सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष कहां से उत्पन्न हो रहा है? आपके धर्म से ही। क्या बात है! ये कुंडली का सबसे मजबूत लक्ष्मी हाउस भी माना जाता है आफ्टर लग्न। और अगर 9th हाउस, जिसको भाग्य या कि पूर्व जन्म का जो आपने इकट्ठा किया है भाग्य, वो सब यहीं केंद्रित है। शनि बैठे हैं यहाँ, चंद्रमा बैठे हैं, दोनों राशि और लग्नाधिपति बैठे हैं यहाँ। आपका भाग्य, आपका पिता भी देखने वाले होंगे समाज में, ऐसा उनका वर्चस्व होगा। और शनि क्या बताता है कि भाई एक मतलब इसको कैसे समझें, क्योंकि शनि का जो मूल स्वरूप है वो तो देखो आप जानते हैं कि वो एक काले वर्ण को बताता है, अंधकार को बताता है, ये प्रकाश को बताता है। लेकिन अगर दोनों लग्नाधिपति और राशि अधिपति होकर मैच्योर होकर यहाँ मिल रहे हैं अभी, तो मैंने बोला ना, दुश्मनी में शराफत रखेंगे, ये चीज़ इनको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये चीज़ बड़ी फेवर करेगी आपको। ये एक ब्लैक से वाइट की तरफ ले जाने वाली होगी। क्लियर? तो बहुत अच्छा होगा ये। ऐसे व्यक्ति को कई ऐसी बातें जानता होगा, सीक्रेट जानता होगा जो समाज नहीं जानता। साधना करेंगे पूरी होगी, और वो साधना लौकिक संसार में उसका रिलेवेंस ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि देखो, जब हम प्रायः 8-12 की बात करते हैं साधना में, तो इसका समाज में कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये तो हमारे जीवन में ही नजर आने लग जाएगा। धर्म, भाग्य, ये जो मैं शब्द दिया धर्म, इट इज़ नॉट एक्चुअली हमारा मुस्लिम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, वो वाला नहीं।
हमारे नैतिक मूल्य, मैं किस प्रकार से कार्य करूंगा, बुद्ध वाले। और यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, तो बड़ा ही टिपिकल बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से ये नज़र डाल रहे हैं आपके पराक्रम भाव को, भाई बहनों को, तो वो उसको भी प्लस करेंगे कि मीन राशि इनको अच्छी लगती है चंद्रमा को। तो भाई बहन आपके बड़े केयरिंग होंगे और आपका ध्यान रखने वाले होंगे, और पिता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। पिता इनफैक्ट ब्रिज का काम कर रहे हैं, पुल बांधने का काम कर रहे हैं। अब आ गए चंद्रमा। अच्छा, ये भी देखिए 1 2 3 चंद्रमा भार्या पत्नी भाव से तीसरे स्थान में बैठे, धर्म भाव में, लक्ष्मी त्रिकोण में। तो ये पुष्टि करता है कि भाई आपका विवाह आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा, भाग्य लेकर आएगा। और विवाह के बाद धर्म कर्म में रुचि होगी। विवाह के बाद कोई हाई रिसर्च, हाई डिग्री इस प्रकार की आप करने की इच्छा जताएंगे, वो पूरी भी होगी। बुध अच्छी स्थिति में है तो ये रिसर्च का भी, हायर रिसर्च। हमने कई बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी कई पुरानी वीडियो में भी कवर करके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भाव से संबंधित और क्या क्या चीज़ें चंद्रमा के अच्छा होने पर, तो प्लीज़ आप सिलसिलेवार ढंग से पुरानी वीडियो सारी देखें, पूरी की पूरी, तब आप इन बातों को अच्छे से जान पाएंगे। अब आ जाते हैं मकर लग्न के 10वें भाव में। तो चंद्रमा आ गए हम 10वें भाव में, यहां से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। राशि किसकी है? शुक्र की राशि। शुक्र का नेचर चंद्रमा से काफ़ी मिलता है, बट फिर भी चंद्रमा और शुक्र में एक मतलब चंद्रमा तो नहीं मानते हैं, शुक्र मानते हैं शत्रु चंद्रमा को, तो वो विरोधाभास भी दिखाई देगा। इनफैक्ट वो कई जगह है ऐसा, जैसे यहाँ था विरोधाभास। हालांकि चंद्रमा को ये राशि बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ भी एक विरोधाभास है, क्योंकि कन्या का स्वामी कौन है? बुध, और बुध को चंद्रमा पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी शत्रुता बड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है वैसे ही हो जाता है, तो फिर इसलिए हमने इसकी शत्रुता पर ज़्यादा विचार नहीं किया कि हो सकता है बुध आदित्य योग में चला जाए सूर्य के साथ, तो सूर्य जैसा बन जाएगा, फिर शत्रुता उस स्तर की नहीं रह जाएगी, क्योंकि चंद्रमा फिर सूर्य का मित्र है। इसलिए अगर कोई एक्सट्रीम लेवल के कोई ऐसे शत्रु हैं, उन पर ज़्यादा विचार करेंगे हम। अब शुक्र है, जैसे शुक्र की राशि में ये बैठना दर्शाता है भाई ठीक है, उनका कर्म कैसा रहेगा, बड़ा बैलेंस करके चलेंगे वो। कि जो देखो, जब कोई कहता है कि ये किसी ग्रह का मूल त्रिकोण है, कि शुक्र का मूल त्रिकोण है, तो मूल त्रिकोण क्या होता है? उनका ऑफिस एनवायरनमेंट। ऑफिस एनवायरनमेंट का मतलब कि शुक्र की नीतियां, विधाएं, लेकिन शुक्र का जो वो वाला रूप है, ज़्यादा मतलब स्वग्रही होकर रोमांस, वीर्य, वो तो वृष राशि का है। तो अब ये चंद्रमा को सबसे प्रिय है, लेकिन ये थोड़ा सा इस प्रकार की तपस्या आप करिए, शुक्र नीति की बात करता है, तो ठीक है, ये लोग अपने कर्तव्य परायण होंगे बहुत। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो मन इसी में लगा रहेगा, लेकिन एक अंतर कलह तो है, शुक्र चंद्रमा को पसंद नहीं करता, तो ऐसा उसको भी लगेगा कि मुझे शुक्र कौन है इस स्थिति में। शुक्र महिला को भी बताता है, पत्नी को भी बताता है। तो अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली है तो उस व्यक्ति का विरोधाभास कभी कभी पत्नी के साथ भी रहता है। उसको लगता है यार मेरी जो भार्या है वो शायद मुझे पसंद नहीं करती है। एक अंतर कलह रहेगा, और इस अंतर कलह में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका कर्म। आपको लगता है यार शायद मेरा जो जॉब स्टेटस है इसको लेकर ही मेरी पत्नी मुझसे हेट करती है। अब वो हेट करेगी या नहीं करेगी,
वो तय करेगा शुक्र वास्तव में कैसी स्थिति में है। अब मान लीजिए शुक्र सच में डेबिलिटेटेड हो जाए, नीच का हो जाए, शुक्र यहाँ नीच के होते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर सच में ऐसा मानेगी उसकी पत्नी। लेकिन अगर शुक्र कहीं एक्सेल्ड कर जाए, ये स्वग्रही भी हो जाए, इनफैक्ट कई मामले में स्वग्रही होना बहुत अच्छा होता है, एक्साइटेड स्टेट से भी ज़्यादा अच्छा होता है, फिर ऐसा सिर्फ वो व्यक्ति मानेगा, लेकिन उसकी पत्नी ऐसी होगी नहीं कि भाई उसके स्टेटस को लेकर वो कुछ ऐसा टिप्पणी करती हो। अब चंद्रमा की नज़र, चंद्रमा यहाँ बैठना पिता से संबंध अच्छे हैं ये बताता है, ठीक है। और क्या बता रहा है चंद्रमा, ये भी बता रहा है कि अपने मित्र भाव में यहाँ देख रहा है वो माता का स्थान है, ये माता स्थान में देख रहा है चंद्रमा सातवीं दृष्टि से, तो आपके घर में भी भवन में भी जलीय चीज़ें बढ़ाने का प्रयास करेगा। हालांकि उष्ण होने के बाद भी चंद्रमा की नज़र उस उष्ण में जलीय तत्व लाएगी, वाहन का सुख दिलाएगी। और उस वाहन के सुख के लिए क्या जिम्मेदार? आपकी जॉब, स्टेटस। पत्नी के घर का मालिक 1 2 3 4 अपने से चौथा होकर बैठा हुआ है, तो मतलब क्या है? मतलब साफ है कि आपके मैरिड लाइफ का जो मालिक है इस घर का, वो आपके जॉब से संबंधित है। हो सकता है वो आपके साथ काम करने वाली हो, कोई आपकी ऐसी कुलीग हो, वही आपकी पार्टनर बन गई हो, इसलिए एक विरोधाभास आपको महसूस होता हो कि भाई ये मेरे साथ काम करती है इसलिए शायद वो मुझे कम आंकती हैं। माना कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र के साथ तो संबंध होगा ही होगा आपके पार्टनर का, और उसमें एक विरोधाभास भी आपको जरूर लगेगा कि शुक्र और चंद्रमा का तनातनी है। और इस मामले में बुद्ध की तरह शुक्र फ्लेक्सिबल नहीं है कि भाई शत्रुता हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसको आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि भाई होगा, ये सिर्फ महसूस कर रहे हैं। सिर्फ महसूस कौन करेगा? चंद्र कुंडली। होगा लग्न कुंडली। अब देखो यहां से इस व्यक्ति का जातक ये महसूस करता है कि एग्रेसिव है, क्योंकि सातवां भाव क्या है? नॉट एग्रेसिव, मैंने बताया डोमिनेटिंग, मेष आ रहा है। और इसका कर्म क्षेत्र का मालिक कौन है? चंद्र, जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी इसका विचार चलेगा कर्म को लेकर ही। तो काफी हद तक चीजों की कोरिलेशन बन रहे हैं। क्या मिला है इसको, क्या लगता है? तो लगता है वो चंद्र कुंडली तय करती है। अब चलते हैं मकर लग्न के 11वें भाव में। तो 11वां भाव है हमारा आय का। किस प्रकार की आय होंगी? तो आय हमें हमारी होंगी वृश्चिक। वृश्चिक का मतलब होता है छुपी हुई कुछ प्रकार के, वहाँ से हमें ऐसे व्यक्ति के जो आय के साधन है वो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं कि भाई चीज़ों को देखो, ये आपका जॉब प्रोफाइल, ये आपका आय, तो इन दोनों को लिंक करके ही आप एक आय तक पहुंच सकते हैं। भी देखिए मैंने बोला था भाई जैसे यहाँ पर एक वाटर एलिमेंट दर्शा रहा है, उसमें अगर किसी फायरी एलिमेंट का नज़र भी है तो क्या होगा कि भाई कोई फ्लूइड संबंधी जो फायर फ्लूइड है उसको अलग करके या उसको निकाल कर ये लोग लाभ कमाते हों, ये लाभ में भी मंगल तत्व दिखा रहे हैं। क्लियर होगा? तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको देखना है। या कोई प्रसाधन संबंधी, रूप संबंधी चीज़ों को, जैसे पेट्रोलियम जेली भी एक प्रकार का पेट्रोलियम निकाला जाता है, धरती के कोनों से छुपा रहता है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें लाभ दिलाने वाली हैं, तो वो दिखाता है आपको। जब तक कुंडली के सभी भावों के ग्रह की नज़र इसमें ना डाल दे तब तक हम एग्जैक्टली लाभ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि लाभ में फायर एलिमेंट ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि इस राशि का खुद का नेचर क्या है? वृश्चिक, वाटर। तो ये अगेन ये पुष्टि कर रहा है वाटर प्लस फायर,
क्योंकि घर का जो मालिक है मंगल, वो फायरी साइन या फायरी लॉर्ड माना जाता है, अग्नि ग्रह माना जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पर क्योंकि नीच के हैं तो लाभ जो है वो ऐसा ऐसा आया, अगले महीने नहीं आया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा रहता है इसको। 11th हाउस को लेकर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा रहेगा। बट इसको कैसा लगेगा, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बुध की स्थिति जैसी होगी उसको वैसा ही लगेगा, अपना लाभ स्थान। जैसे बुध यहाँ स्वग रही है, ये कुछ बॉदर नहीं करेगा, कहता है लाभ तो बहुत बढ़िया होता है मेरे को। समझ रहे हैं आप बात को? ये ध्यान रखना है इस चीज का। यहां से ये उच्च की नजर डाल रहे हैं पुत्र भाव में, तो पुत्र संबंधी आपको कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है, क्योंकि उच्च की नजर है। शिक्षा भी वो अच्छी कर लेगा अपनी, सडन गेन भी उसको होंगे, फैन फॉलोइंग भी उसको मानने वाले लोग होंगे, ठीक है। और वो रोमांस भी करता है ऐसा आदमी। अब वो सार्थक नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि नज़र तो उच्च की है, लेकिन जहाँ वो बैठा वो नीच का है, तो ये भाव भी इससे इफेक्ट कर जाता है। यानी 7th हाउस थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, यानी पार्टनर को लेकर आदमी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। उसकी इच्छा पूर्ति का भी भाव माना जाता है 11th हाउस, तो जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा विवाह उसका नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसमें तो इसको रेमेडी क्या बताते हैं फिर, कभी इच्छा पूर्ति तेरी नहीं हो रही तो क्या करें? कहता भाई देख, जीवन में देखो रेमेडी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको एक जगह चीज़ वहाँ से यहाँ रखनी है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर आप डिस्टर्ब ही रहेंगे। और आप अगर इस रेमेडी में एक प्रकार का संतोष होता है, देखो सीधी बात यह है, अगर आपने संतोष कर लिया तो रेमेडी कारगर कर, अदरवाइज कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं। अब यहाँ रेमेडी क्या है भाई, आपका विवाह अगर आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है तो देखो आप अपनी माँ को आगे कर दो। आपकी माँ से जो भी विवाह होगा वो ना सिर्फ आपको सुख दिलाने वाला होगा, बिकॉज सुख का भाव और आय के भाव का मालिक एक ही है। और कहीं मंगल एक्सेल्ड कर जाए, चंद्रमा यहां बैठा है तब भी अगर मंगल एक्सेल्ड कर जाए, लाभ आपका कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तो ये बात याद रखिएगा कि चंद्रमा नीच का है, नीच भंग यहां भी देखना आपको कि अगर इस घर का मालिक उच्च का हो जाए या चंद्रमा यहां बैठ जाए, चंद्रमा और मंगल साथ साथ बैठ जाए, देन नीच भंग राजयोग, पहले शुरुआती कष्ट के बाद गेन्स आना शुरू। और ये ट्रिगर करता है स्पेशली कब, जब नीच भंगा वाले प्लैनेट की दशा, महादशा या अंतरदशा आती है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं मकर लग्न के द्वादश या 12वें भाव में चंद्रमा अगर बैठ जाएं तो किस प्रकार का जीवन यहाँ देखने को मिलता है। 12वां भाव मकर लग्न, कौन सी राशि है? धनु राशि, सैजिटेरियस, बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, ये दो। जब राशि का मालिक 12वें भाव में बैठा होता है तो माइंड सेट कहाँ लगा रहता है? बाहर लगा रहता है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ से अगर हम गिनते हैं इसका पार्टनर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा चंद्र कुंडली बनाकर भी रिजल्ट जरूर डिक्लेयर करें, नहीं तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्लियर है ना? चंद्र कुंडली आपको जरूर बनानी है, नहीं तो आप रिजल्ट तक पहुँचने में आपको दिक्कत आएगी। तो चंद्र कुंडली बनाकर लग्न कुंडली दोनों को मिलाएं, दोनों को रिजल्ट को, और तब कंक्लूड करें। तो ये क्या बताती भाई, ऐसा पर्सनैलिटी इंटरनली कैसा होगा? मकर की तरह, बट आउटलुक कैसा होगा उसका? धनु की तरह। धनु इज बड़ा कर्तव्यपरायण, ड्यूटी, बृहस्पति की तरह सही को सही गलत को गलत कहने वाला, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए व्यय भाव जिम्मेदार है, उसके लिए
फॉरेन लैंड जिम्मेदार, उसके लिए मोक्षा हाउसेस जिम्मेदार है। क्लियर? तो ये ऐसे व्यक्ति का रुझान, देखो ये क्या है, मेरे सीक्रेट जो मैं दुनिया को बताना नहीं चाहता, ये वो सीक्रेट जो दुनिया मुझसे छुपाती है। तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों के लिए भी बड़ा लालायित सा रहता है। हालांकि इस कारण से इसका समय ही व्यर्थ होता है, एनर्जी भी व्यर्थ होती है। तो इसलिए इसको गलत दिशा अगर मिल जाए तो जीवन खराब भी हो सकता है। जैसे बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाएगा तो बस दूसरे के बारे में विचार करता रहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आप अपनी वो चीजें जो दूसरे को नहीं बताना चाहते, वो क्या है, 8वां भाव। दूसरा आपके साथ रहता है, आपसे कोई चीज छुपाता है, वो 12वां भाव। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ये फिर चंद्रमा को सही दिशा में लेकर जाएगी। आप समाज के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन आप फिर उस चीज को पॉजिटिवली टैकल कर सकते हैं, मोक्षा की तरफ जा सकते हैं। फाइनल मोक्षा 12वां हाउस ही है, यहां से नजर आ रहा है शत्रु भाव में। तो 12वां भाव यानी दूरस्थ स्थान में बैठा चंद्रमा अपने शत्रुओं को भी नष्ट कर देगा। क्लियर? अभी यहां पर ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि बृहस्पति इनको मित्र मानते हैं। यहां पर मिथुन राशि अच्छी लगती है इनको, लेकिन ये रिपु भाव जैसी जगह पर बैठना चंद्रमा को इतना अच्छा नहीं है। जब राशि भी देखो, रोमांस कहाँ पैदा हो रहा है, रोमांटिक राशि कहाँ आ रही है, रिपु भाव में, वो ठीक सा नहीं है। मोक्षा हाउस में चलो मान लेते हैं कि कोई क्षत्रिय राशि आ रही है, वो इसके मुकाबले फिर भी वो ठीक है, चलेगा। तो चंद्रमा की यहाँ नज़र अभी भी बताता है कि आप अपने शत्रुओं से निपटते हैं, पोलाइट होकर ही निपटते हैं, लेकिन उस पोलाइटनेस में भी एक एग्रेशन झलकता है, क्योंकि आप जिस राशि में बैठे वो नियम का बड़ा पक्का है और सही को सही, गलत को गलत कहने की ताकत रखता है। क्लियर? तो चंद्रमा में किसकी छाप आ रही है, बृहस्पति के क्षत्रिय रूप की छाप आ रही है। समझ रहे मैं बात को क्या बोल रहा हूं? हालांकि बृहस्पति का खुद का वर्ण ब्राह्मण है, लेकिन जब कभी भी बात आती है कि भाई ये किस प्रकार से चीजें रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग राशियों का स्वरूप अलग अलग है। जैसे इसका वर्ण क्या है, इसका वर्ण है क्षत्रिय, इसका वर्ण क्या है, ब्राह्मण। तो इन दोनों अंतर को भी समझना है आपको। ठीक है? और पत्नी भाव का जो स्वामी है, यहां से 1 2 3 4 5 6 अपने से छठा बैठा है 12वें भाव में। तो मतलब साफ है, विवाह होने के बाद ऐसा व्यक्ति प्रायः घर से दूर विचार करता जाने की, थोड़ा बहुत उसको अपने जगह को लेकर रिलोकेट तो करना ही पड़ता है, बिकॉज चंद्रमा इस घर के लिए वैसे लौकिक संसार में नहीं बना है। ठीक है, वो जब मोक्षा की बात करें तो देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट सांसारिक दृष्टि में चंद्रमा तो घर के लिए ही होते हैं। तो फिर वो विवाह संबंधी जब ग्रह से उसका कनेक्शन होता है तो 12वें घर में वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो जैसे प्राय भारे से दूर रहना, घर से दूर रहना, ऐसा संबंध यहाँ दिखाई देता है। क्लियर? वो व्यय के लिए भी जिम्मेदार होगी पत्नी, काफ़ी खर्च होगा उससे। क्लियर? तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से आंक सकते हैं। तो दोस्तों ये था मकर लग्न के 12 अलग अलग भावों में चंद्रमा का फल। आपका कोई इस प्रकार का प्रश्न जो आपकी कुंडली में आपने देखा हो और आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का जवाब देने की। और हम श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में हमारा यही मकसद है कि जो ज्योतिष का सच्चा ज्ञान है वो आप तक पहुंचाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ इसी कामना के साथ कि ये ज्ञान ना सिर्फ पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैले। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।